बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है जियो का आपका एग्जाम है 19 अक्टूबर को, तो ये क्वेश्चन पेपर है इस दिन जो आपका एग्जाम है इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस क्वेश्चन पेपर को बेसिकली हम हिंदी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को हम दो पार्ट में समझेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट सेकंड का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के थोड़े से पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो टाइमिंग देख सकते हो हमारी कितने घंटे की है, 3 घंटे की, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 70। ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली 4 खंड में विभाजित है। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड सी। ए में हमारे 1 से लेकर 7 तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 18 से 23 ये ऐसे प्रकार के जिसमें लिखना होता है, और इसमें भी स्रोत आधारित दो क्वेश्चन होंगे 18 और 19। खंड सी में 24 से 28 ये जो प्रश्न है वो 5 मार्क्स के होंगे, और खंड डी में 29 से 30 मानचित्र वाले। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट नंबर 1 है इस वाले में हम खंड ए समझेंगे, खंड बी समझेंगे और खंड डी। खंड सी के लिए हम पार्ट 2 अलग से लेके आएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहां से रीड आउट कर सकते हैं। चलिए सेक्शन ए से हम अपने क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेक्शन है, अनुभाग ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा। तो वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो ऑप्शन पहला हमारा ठीक है। Which latitude line divides India in two parts? That is Tropic of Cancer. सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे हमें उस राज्य का बताना है, वो किस राज्य में है। तो राइट आंसर है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें हमें करना है मिलान। चलिए मिलान करते हैं भाई। सबसे पहला है मालिसिस बेसिन। तो आपको पता होगा मालिसिस बेसिन कहाँ पे है? मिजोरम में है। दूसरा है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है भाई डोडा बेटा, ठीक है। और प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है अन्नामुडी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस संबंध में, देखते हैं कि पहले का बी कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद सभी हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, पहले का बी, ठीक है, ये रहा हमारा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप इसे चाहो तो इजीली इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे? मालिसिस बेसिन मिजोरम में है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स गुरु शिखर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स ये डोडा बेट्टा है। और द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेनेट जो प्लेनेट है इसकी ये अन्नामुडा है। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें मिलान भी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अभिकथन और कारण वाले भी प्रश्न हैं। चलिए पढ़ते हैं। अभिकथन ए दर्शाया गया। तो अभिकथन क्या कहता है कि आज के जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी एक ही भूखंड से जुड़े थे जिसे पैंथालसा कहते हैं। बिल्कुल गलत। देखो इतना तो हमें पता है कि आज के सभी महाद्वीप एक भूखंड से जुड़े थे, लेकिन वो पैंथालसा था, ये गलत है। क्योंकि वो क्या था? वो था पेंजिया, ठीक है। वो पेंजिया था, पैंथालसा नहीं था। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारा जो है अभिकथन तो हो गया भाई यहाँ पे गलत। कारण क्या कहता है? महाद्वीपीय एवं महासागरीय तलमंडलों से मिलकर बना था। बिल्कुल ठीक। ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार का खंड है जो एक दृढ़ इकाई के रूप में उपस्थित है। तो कारण हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो हम क्या कहेंगे? आज सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो इस संबंध में असर्शन हमारा गलत है इंग्लिश में, और रीजन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सभी बच्चों को आता होगा कि बिहार की शोक कही जाने वाली नदी का नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, वो कहते हैं कोशी नदी। तो विच रिवर इज नोन एज द माउंटिंग ऑफ द बिहार? दैट इज कोशी रिवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए, यानी कि कौन सा सही है। तो बेसिकली क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, बिल्कुल ठीक है। प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता हैं कार्ल लिटर, बिल्कुल ठीक है। और भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो यहाँ पे गलत तो कुछ है ही नहीं जो हम सही का चुनाव करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 4
ये सभी के सभी सही है, उपरोक्त सभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब फिर से एक सही कथन का हमें चयन करना है। कुछ कथन दिए गए हैं इस संबंध में, देखिए क्या कथन है। सबसे पहला है पृथ्वी की त्रिज्या 6470 किलोमीटर है। गलत है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई, 6370 किलोमीटर। अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे तो ये आपको 6371 भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी बुक में 70 दिया हुआ है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370, तो ये गलत हो गया। दूसरा है मानव के द्वारा आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेदन किया, ये भी गलत है, क्योंकि 14 किलोमीटर बोला गया, यहाँ पे 14 नहीं है, वो कितना है, 12 किलोमीटर है। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब देखिए तीसरा है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। हाँ ये ठीक है, भारत का जो दक्कन ट्रैप है ये बेसाल्ट लावा प्रवाह का उदाहरण है, ये भी ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तो इस संबंध में ये इन चारों ऑप्शन में, दूसरा नहीं बल्कि चौथे की बात हो रही, तीसरे और चौथे। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, तीसरा और चौथा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हो कि अर्थ रेडियस 6470 किलोमीटर नहीं है, ये 14 नहीं बल्कि 12 है। तो पहला दूसरा गलत है, इस संबंध में डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आई होप आपको सभी को आता होगा। इसमें सिर्फ इतना सा बताना है भारत का जो मानक यमुनोत्तर है वो कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये राइट हो जाएगा, सभी को पता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से एक अभिकथन और कारण आ गया है। अभिकथन कहता है कि मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का एक समूह है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें जीवित पदार्थों तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एक प्राकृतिक समूह पदार्थों का समूह होता है, तत्वों का समूह होता है जो मृदा है, और ये जीवित पदार्थों में और जो पौधे हैं उन्हें पोषित करती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में उपजाऊपन किसी वजह से आता है, मृदा की वजह से ही आता है। कारण देखिए क्या है, इसके निर्माण की बात की गई है कि अपक्षय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अभिकथन हमारा सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की एकदम सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो असेसन ठीक है हमारा, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन असेसन की सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10, केरल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो विच इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला? दैट इज भरतपुजा। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। ठीक है, 11 देखिए, निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं भाई क्या सही का चुनाव करना है। तो सबसे पहला कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैग्निक किरणें होती है उसके विकिरण से ये गैस हमें बचाती है, तो वो है ओजोन गैस, बिल्कुल ठीक है। तो पहला हमारा राइट हो गया। दूसरा है मानव के लिए वायुमंडल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन, बारिश वगैरह सब इसी के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तीसरी, जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस जैसे ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक है। उसके बाद यह गैस है रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, ये गलत है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है, और जो इसमें दो गैस यहाँ पे नाम होने चाहिए थे, नॉर्मन और आर्गन, ये दोनों गैसें जो हैं वो इसकी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। तो हम क्या कहेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे इंग्लिश में देखोगे तो फोर्थ हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत श्रेणी में सिंगी खंबान हिमनद के पास से, बिल्कुल ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, बिल्कुल ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह जिले में ये बहती है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंधु नदी के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो इस संबंध में आपको इंग्लिश में देखना होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर इज करेक्ट? दैट इज ओरिजिन भी करेक्ट है, बाकी एबीसी सभी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी राइट। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये क्वेश्चन आप सभी को ही आता होगा कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि पहला ठीक हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण दिए जा सकते हैं, अर्थात महाद्वीप जो है वो पहले क्या थे, एक ही आपस में जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे करके ये क्या हो गए, बिखर गए।
तो इस संबंध में आप क्या प्रमाण दे सकते हो कि महाद्वीपों में साम्यता अर्थात महाद्वीपों में कुछ समानताएं देखी जाती हैं। महासागरों के पार इनकी जो चट्टान है यानी कि महाद्वीपों की जो चट्टानें होती हैं इनकी आयु में भी समानता होती है। साथ ही साथ प्लेट और प्लेशन निक्षेप जो है ये सभी इसके संबंध में प्रमाण दिए जा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ोगे, एविडेंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स दैट इज ऑल ऑफ द। अब जो क्वेश्चन है वो केस आधारित प्रश्न है, आप इसे चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो, हम ही पढ़ेंगे। देखो केस क्या है कि पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले, इसके द्वारा ही आज के वायुमंडल का उदय हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थे, जबकि स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में थे। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ओजोन में बढ़ोतरी हुई, सॉरी जो ऑक्सीजन है उसमें बढ़ोतरी हुई। ये सभी महासागर की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त होते गए और वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर चुका था। तब से यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस किस तरह के हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन में 15 है, प्रारंभ में वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कम थी? तो वो कौन थी? स्वतंत्र ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 4 ऑप्शन है और सभी को पता होगा 8.311 मिनट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना वाला ग्रह कौन सा है? तो आपकी जो किताब है इसके अकॉर्डिंग मंगल ग्रह भी है और पृथ्वी ग्रह का जो बृहस्पति ग्रह का जो एक उपग्रह है यूरोपा, यहाँ पे भी बताई गई है। तो हम क्या देखेंगे? पहला दूसरा। ठीक है, तो इस संबंध में ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब इसी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में भी देख सकते हो। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर क्वेश्चंस 15 to 17। तो ये आप पढ़ोगे पूरा का पूरा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा और 17 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारा ये जो पार्ट नंबर ए था, सेक्शन नंबर ए, यहाँ पे कर लिया है हमने बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट, और आशा करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब चलते हैं आगे जो कि है सेक्शन नंबर बी। अच्छा हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी आगे और भी समझाऊंगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सेक्शन बी है जिसमें से 18 से 23 ऐसे प्रकार के प्रश्न हैं और 18-19 स्रोत आधारित है। चलिए, स्रोत हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है फिर इसका उत्तर। देखिए क्या है कि हमारे देश में मालवा अवदाब एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते रहते हैं। इसके अनेक कारण हैं। अब ये कारण इसके दिए हुए हैं ये सभी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि पहले जो है इन भूस्खलनों की बारंबारता उतनी नहीं थी जितनी की अब हो रही है। इसके कारण यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि क्वेश्चन इसी के संबंध में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अवदाब एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं, तो ये कारण देखिए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया था, ये पहला कारण यहाँ से इतना आप लिख दो। ठीक है, इसी के अंदर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दूसरा, पहाड़ियों में मालवा अवदाब एवं भूस्खलन की बारंबारता उतनी नहीं रही है जितनी की पहले थी। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ से देख लो आप, ये रहा यहाँ से ये क्वेश्चन है और आंसर यहाँ से लेके आपको इतना लिख देना है बस। ठीक है, 1 मार्क मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपको इसी में से इसके आंसर मिल गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अपक्षय किसे कहते हैं, ये इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसे समझना पड़ेगा। बेसिकली देखो, अपक्षय जो है वह यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें वह यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से सेल जो है वो एक ही स्थान पर टूटती फूटती रहती है, यानी कि अपघटित होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे स्रोत लिया गया था और क्वेश्चन का आंसर लिया गया था, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। चलिए, अब इसी को इजीली आप यहाँ पे इंग्लिश में समझ सकते हो। ये आपका दिया गया है सोर्स और इसे इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर बी का जो है आंसर आपको इस तरीके से यहाँ से लिखना है और क्वेश्चन नंबर सी जो है उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। अब 19 जो है वो देखो, एक चित्र के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। देखिए क्या चित्र है। बेसिकली ये चित्र जो है
वो बेसिकली किस चीज का है, ये है गुम्फित नदी का चित्र। तो पहला क्वेश्चन देखिए यही है कि उपरोक्त चित्र में किस तरह की नदी का दृश्य दिखाया गया, तो ये है गुम्फित नदी का चित्र। अब इसी संबंध में गुम्फित नदी निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ, 1 मार्क्स का है। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि कई बार नदी की निचली घाटी में बहाव की जो गति होती है वो काफी धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये अपने साथ में जो अपसार यानी कि जो कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह जो वो लेके आती है नदी अपने पास में, तो इससे क्या होती है ये कई शाखाओं में बंट जाती है, और फिर ये कई शाखाएं जो क्या होती हैं अवसाद से जो बनी दीवार है, यानी कि इनके नदियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, इससे ये अलग हो जाती हैं। तब ये जब बहुत सारी शाखाओं में बढ़ती हैं तो इसे हम गुम्फित नदी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है भू आकृतिक कारक जो है वो किन प्रकार की दो आकृतियों के स्थल रूप को बनाते हैं, तो एक होता है अपरदित और एक होता है निक्षेपित। ठीक है, हालांकि कारक तो अपरदित और निक्षेपण है, लेकिन जो स्थल रूप है वो अपरदित है और निक्षेपित है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 चित्र बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरीके से इसको आप यहाँ पे इंग्लिश में भी दे सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इंग्लिश में भी। ये रहा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, और टोटल 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 मार्क्स में चॉइस, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अथवा भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में आना चाहिए था, लेकिन 3 मार्क्स में पूछा गया, तो हम इसे छोटा करके समझेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की मुख्य आंतरिक संरचनाओं की विशेषताएं, सबसे पहली है भूपट्टी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है जो कि धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक होता है। देखो 3 मार्क्स में पूछा गया है, इसीलिए हमें एक एक लाइन में सबकी विशेषताएं बता देंगे। ठीक है, तो भूपट्टी क्या है, भूपट्टी बेसिकली पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जो धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। फिर इसके नीचे आ जाता है मेंटल। मेंटल जो है वो भूपट्टी से नीचे का भाग होता है, जो कि भूपट्टी के नीचे से आरंभ होकर 290 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हो आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया गया है कि नीचे ओक्टा कोर है, यानी कि जिसे हम बेसिकली कहते हैं तीसरी संरचना कौन सी है हमारी, क्रोड। ठीक है, नीचे क्रोड है, और ये हमारी मेंटल है यहाँ पे ये वाला पार्ट, और ये है बेसिकली हमारा जो सबसे ऊपर है, इसे हम कहते हैं जो हमारा पार्ट 1 है भूपट्टी। ठीक है, अब देखो मेंटल क्या है, तो मेंटल जो है वो भूपट्टी के नीचे से नीचे का भाग होता है, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। भूपट्टी एवं मेंटल जो है ये दोनों मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं, और मेंटल का जो निचला भाग है वो ठोस अवस्था में बना हुआ है। और सबसे आखिरी है क्रोड। मेंटल के नीचे के भाग को क्रोड कहते हैं, जिसे हम आंतरिक व बाहरी क्रोड के 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। और जो क्रोड है ये निकेल व लोहे के भारी तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जिस पृथ्वी को हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें एक सेकेंड, पृथ्वी को बेसिकली हम मान लेते हैं इस तरीके की एक आकृति है। ठीक है, तो इस संबंध में ये जो आकृति है ये क्या है, ये होती है क्रोड यहाँ पे, ये जो है ये होता है मेंटल, और ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये होती है भूपट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताओं को यहाँ पे इजीली समझ जाओगे, है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा है भूकंप के प्रकारों का वर्णन। तो भूकंप के प्रकार 5 होते हैं, आपको 3 लिखने होंगे, लेकिन मैं आपको 5 समझा दूंगा। पहले होते हैं विवर्तनिक भूकंप। बेसिकली ये तब आते हैं जब कोई चट्टान सरक जाए, या फिर जो महाद्वीपीय प्लेटें वगैरह हैं ये आपस में टकरा जाती हैं, तो इनकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। फिर ज्वालामुखी भूकंप, अर्थात जो जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं उससे जो झटके उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं। निपात भूकंप, जब कभी जहाँ पे खनन क्षेत्र वगैरह चल रहा होता है तो ऐसे क्षेत्र में जब वो खाने जो वो ढह जाती है, वो धंस जाती है, उससे जो कंपन पैदा होता है उसे निपात भूकंप कहते हैं। फिर विस्फोट भूकंप आ जाते हैं, ये तब आते हैं जब कभी परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट किया जाता है। जैसे कि हमें पता है भारत ने अपना 1998 में एक सेकंड सही से तो लिख जाए यार, हाँ 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो इस समय इस तरीके के भूकंप के झटके उस जगह पे, कहाँ पे आपको पता होगा, पोखरण, वहां पे महसूस किए गए थे। फिर बांध जनित आ जाते हैं, अर्थात ऐसे भूकंप जो कि बड़े बड़े बांधों वाले क्षेत्र में आते हैं, जब बांध टूटते हैं तब।
ठीक है, तो ये भूकंप के एक प्रकार है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो पृथ्वी की यांत्रिक संरचना और भूकंप के मुख्य प्रकार का वर्णन, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो, राइट द फीचर्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद तो इसे हम, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल है, एक कोर है। और डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, तो कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, फेल अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स एंड डैम केस्ट अर्थक्वेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। बेसिकली 4 इसकी शाखाएं होती हैं, लेकिन 3 मार्क्स में तो आपको 3 का यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो पहली शाखा है भू आकृतिक विज्ञान। ये देखो, भू आकृतिक अर्थात जहां पे हम किसी आकृति के बारे में समझेंगे, अर्थात हम महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, इन सभी के अध्ययन इसमें किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। जलवायु विज्ञान अर्थात किसी भी क्षेत्र में जलवायु का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, जैसे कि वर्षा कैसी है वहां पे तापमान कैसा है, वायुदा पवन कैसी है, आंधी कैसे आती है, जितने भी जलवायु के मुख्य घटक है उन सभी का एक क्रम के अनुसार अध्ययन करना। फिर आता है जल विज्ञान अर्थात जल के जितने भी स्रोत हैं, जैसे कि महासागर, नदी, झील, हिमनदी, जलवाष्प, इन सभी का अध्ययन करना और मानव के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी। और सबसे आखिरी मृदा भूगोल अर्थात मृदा के निर्माण की प्रक्रिया और उसके वितरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा का वर्णन। आगे देखिए, डिस्क्राइब द मेन ब्रांचेस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। तो कौन कौन सी इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। बहुत ही सिंपल सा है, यह व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये सभी होता कैसे है, बेसिकली ये इस तरीके से होता है क्योंकि ये जो भारत की लंबी तटरेखा है, ये अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप, तेल संपन्न पश्चिमी एशिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं इनको चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले महासागरीय पारीय जलमार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। अर्थात विश्व लेवल पर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और जितने भी विकसित उद्योग वाले क्षेत्र जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी को आपस में जोड़ने का एक जो रास्ते का कार्य करता है वो कौन है, वो भारत की तटरेखा है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। अब इससे क्या होता है, व्यापार भी बढ़ता है एवं अनुकूल दशाएं भी बढ़ती है, बंदरगाह और तेजी से विकसित होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो अर्थव्यवस्था के मायने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 20 जो था, भारत की लंबे तटरेखा के प्रभाव लिखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिए, यहीं पे पूछ लिया गया। वैसे तो ये थोड़ा आगे होना चाहिए था, यहीं पे पूछ लिया गया है, लेकिन चलिए देखते हैं। देखिए 23 क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी हम करेंगे। और अथवा में है, भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नताओं के आधार पर बांटकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता देखो, यहाँ पे पहली विशेषता ये है, उत्तर नंबर 23 है कि ये जो है वो नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। पहली विशेषता आप ये याद रख लोगे। ठीक है, दूसरा, ये जो भूपट्टी है इसका सबसे प्राचीनतम भूखंड है, साथ ही साथ जिसकी औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर की है। उसके बाद इसके उत्तर में हम देखेंगे तो जो अरावली है इसकी पहाड़ियां मिल जाएंगी, और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। आपको जो आसान लगे वो याद कर लो। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्से हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे हलचल वगैरह आते रहते हैं, यानी कि भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस होते रहते हैं। बात करें भारत के संदर्भ में तो नर्मदा, तापी और महानदी, यहाँ पर जो घाटियां हैं वो सभी इसके उदाहरण हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अब 3 मार्क्स में पूछा गया तो छोटा सा आंसर हम इस से लिख देंगे। ठीक है,
अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था कि भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नताओं के आधार पर बांटकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। चलिए बांटते हैं और वर्णन करते हैं। देखिए तो इसे हम दो भागों में इस तरीके से बांट देंगे। एक तो भारत के विशाल मैदान के उच्चावच, और मतलब कि उनमें उच्चावच की भिन्नताओं के आधार पर चार भागों में वैसे तो बांटा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें दो बताने हैं। तो एक हम भाबर बताएंगे और एक हम तराई बताएंगे। तो भाबर और तराई क्या होते हैं, ध्यान से समझो। पहले भाबर की बात करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में उसके समानांतर पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैले होते हैं। अर्थात जो शिवालिक पर्वत श्रेणी होती है उसके बिल्कुल तलहटी में होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां यहां अपने साथ लाए हुए कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी जमा कर देती हैं और कभी कभी ये नदियां मलबे में लुप्त भी हो जाती है। अर्थात कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं ये घाटी है, ठीक है, इस घाटी में ये जो एरिया है वो भाबर का एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये तलहटी की बात होती है, भाबर की ये तलहटी है। तो यहाँ पर कई बार नदियां जो है वो अपने साथ ये कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और यहीं छोड़ देती है, और कई बार अगर छोटी सी नदी है तो वो उसी मलबे में दब जाती है, छोटी मोटी नदी है तो, ठीक है। तो ये भाबर होता है। भाबर के ठीक उत्तर में होता है, सॉरी दक्षिण में होता है तराई का क्षेत्र, जो कि भाबर के एकदम समानांतर होता है 10 से 20 किलोमीटर। अर्थात अगर हम किसी घाटे की बात करते हैं तो भाबर जो है वो अगर यहाँ पे तलहटी में 8 से 10 दिया हुआ है तो जो तराई है उसके ठीक ऊपर में होगा 10 से 20 किलोमीटर। और भाबर क्षेत्र में लुप्त की गई नदियां इस क्षेत्र में धरातल पे आके निकलती हैं। अर्थात भाबर में जो नदियां यहाँ पे लुप्त हो जाती है वो यहाँ पे निकलती हैं। यहाँ यहाँ प्राकृतिक वनस्पति काफी अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे मलबा काफी कम होता है, ठीक है। तो ये भाबर और तराई क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देखो वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 22, 23 अलग अलग होने चाहिए थे, डिफाइंड होने चाहिए, बट एक ही जगह पूछे गए तो ठीक है, हमें भी आंसर ही लिखना है तो लिख दिया हमने आंसर। अब इसी क्वेश्चन को समझो इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आएगा व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो ये हैं उसके इम्प्लीकेशंस या फिर एडवांटेज, बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज होना चाहिए था। 23 है डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटेड। कौन कौन से 3 विशेषताएं हैं यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया था डिस्क्राइब एनी टू डिवाइडिंग द वेस्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन रिलीफ। किस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे वो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भाबर एंड तराई का क्षेत्र, इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा सेक्शन नंबर जो बी था, जिसमें हमारे कुछ तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 3-3 मार्क्स से पूछे गए थे और कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। हर एक तरह के प्रश्न के उत्तर को हमने समझ लिया, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, कौन सा, सेक्शन नंबर सी वाला पार्ट, जिसमें 24 से 28 प्रश्न हैं, इसके लिए बच्चों आपको पार्ट नंबर 2 की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे जो आई बटन है, ठीक है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 एकदम टॉप पे, तो आप उसे वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी को हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। बात करेंगे सेक्शन नंबर यहाँ पे डी की। तो सेक्शन डी यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें प्रत्येक के 5-5 उपभाग आपसे पूछे गए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि भारत का जो मानचित्र दिया गया है, इसमें से जो जानकारी दी गई है, इस आधार पे किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों के साथ में ढूंढना है और उन पे लेबल लगाना है। अर्थात आपको नाम भी लिखना है और अंकित भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है हमारा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश, पहला वाला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूं, पहला है यूपी और दूसरा है सिक्किम। एक सेकेंड, हाँ, दूसरा है, एक सेकंड, नाम नहीं लिख पा रहा है, चलिए नाम को छोड़िए, अब ऐसे याद रखना, मैं बता रहा हूँ जैसे, पहला यूपी, दूसरा सिक्किम। तीसरा है गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। तो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तराखंड वाले राज्य में है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चौथा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों, राजस्थान सबसे बड़ा है।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में। एक जगह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वैसे तो, देखता हूँ आंसर लिखा है क्या। हाँ, वैसे आंसर तो नहीं लिखा है, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, इतना पता है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, इस एरिया में, इसके राजधानी के पास में। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, वो कौन सा है? गोवा। अब देखो, जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको इस तरीके से अंकित करके नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको इस तरीके का एक ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा। इसमें आपको भरना होगा कि कहां कहां पे जानकारी के हिसाब से क्या क्या दिया गया। जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा जो है वो आपको इस तरीके से भरना होगा कि पहला जो है यहाँ पे यूपी आपका है। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो यहाँ पे आप देखोगे तो सिक्किम आ जाता है इस एरिया में। फिर गंगा नदी का उद्गम स्थान यहाँ पे जो है उत्तराखंड आ जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान आ जाता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थान यहाँ पे एमपी में यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे देखो, दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, दी गई जानकारी के लिए आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। यानी कि ये जो 6 जानकारी दी गई हैं इनमें से किसी 5 जानकारियों के संबंध में आपको नाम लिखने हैं उनके, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली इसे यहां से रीड आउट कर सकते हैं। और इसके संबंध में कैसे आपको लोकेट करना है वो लोकेशन मैंने आपको बता दिया हिंदी में, और मैप तो खैर होता है एक ही जैसा है। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि दिए गए राजनीतिक मानचित्र विश्व का निम्नलिखित 7 प्लेटों के लक्षण दर्शाए गए हैं। यानी कि 7 प्लेटों की जगह को अंकित किया गया। इनमें से किन्हीं 5 प्लेटों के लक्षणों को पहचानिए और उनके सामने जो अंकित रेखाएं हैं उनका नाम लिखना है। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें किन्हीं 5 प्लेटों का नाम लिखना है। देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं। पहला यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, और फिर आ जाता है यहाँ पे एक सेकंड, चौथा तो दिया ही नहीं इन्होंने, ये चौथा होगा, और ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है। ठीक है, हालांकि देखो उन्होंने मैप में भी गलती कर रखी है कि छठे को 2 बार दे दिया, बल्कि एक चौथा और एक छठा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन प्लेटों का हमें नाम लिखना है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे प्लेटों के नाम के लिए एक मैं मैप दिखाता हूँ, पहले तो आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहली जो प्लेट है वो यहाँ पे देखो है आपकी अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, पहली प्लेट है अंटार्कटिक। दूसरी प्लेट है आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी। चौथी है आपकी यहाँ पे देख सकते हो कैरेबियन प्लेट। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। छठी है अफ्रीकी, और सातवीं है यूरेशियाई प्लेट। इस तरीके से ये आपको भरना है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी कहाँ पे है। तो सबसे पहली प्लेट है हमारी अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिक नहीं, सॉरी, आर्कटिक प्लेट। नहीं, आर्कटिक है अंटार्कटिक है, हाँ अंटार्कटिक ही है, सॉरी। तो पहली कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट, ये रही हमारी। दूसरी प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और यहाँ पे ये चौथी है हमारी, वैसे इन्होंने छठा लिख रखा है, चौथा होना चाहिए था। ये है हमारी जिसे हम कहते हैं बेसिकली कैरेबियन प्लेट, और चौथी है अफ्रीकी प्लेट। छठी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि इंडो और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही साथ में आ जाते हैं इसमें। और सबसे आखिरी ये जो सातवीं है ये है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे इजीली तरीके से एक्सप्लेन क्या करना है आपको, अंकित ही तो करना है, सिंपल है यहाँ पे। इस तरह से आप इसको मैप में यहाँ पे बता दोगे कौन कौन सी प्लेट कहाँ पे है। पहली प्लेट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, और सातवीं ये है। इस तरीके से तो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप भी हमने डिस्कस कर लिया है, और जो वर्ल्ड का मैप है इसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। इस तरह से ये जो वीडियो थी जिसमें हमने बेसिकली आपके इस क्वेश्चन पेपर का ज्योग्राफी का पार्ट जो 1 है इसको डिस्कस किया है। आपको पार्ट 2 देखना है तो अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, खंड नंबर सी को, ए बी और डी, इसको तो हमने 1 में डिस्कस कर लिया। अब सी जो है इसे 2 वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।